नमस्कार। एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। भारत में राजनीतिक हलचलें और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के युद्ध की वजह से और अमेरिकी राष्ट्रपति के तानाशाही भरे रवैये की वजह से तमाम देश भयानक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जाहिर है, जब युद्ध होता है तो संकट चौतरफा होता है। चाहे इससे समाज का हर तबका प्रभावित हो, बेगुनाह मारे जाएं, या अलग अलग देशों की कला, साहित्य और संस्कृति पर इसका गहरा असर हो। लेकिन राजनीति के आगे सदा से साहित्य, कला और संस्कृति की परवाह होती नहीं और इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसे हमेशा से दोयम दर्जे के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहाँ की असली लड़ाई अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ तो है ही, अपने इतिहास और संस्कृति को बचाने की भी है। आखिर ईरान की संस्कृति क्या है? वहाँ की कला और साहित्य की दुनिया कैसी है? और भारत के साथ उसके सदियों पुराने जो रिश्ते रहे हैं वो क्या हैं? आज की अभिव्यक्ति में बात ईरान की। आज के दौर के ईरान के एक जाने माने कवि हैं सबीर हाका। उनकी एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां देखिए। कुछ अरसा हुआ पुलिस मुझे तलाश रही है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैंने सरकार के खिलाफ कोई लेख भी नहीं लिखा। सिर्फ तुम जानती हो मेरी प्रियतमा कि जनता के लिए कितना त्रासद होगा अगर सरकार महज इस कारण मुझसे डरने लगे कि मैं एक मजदूर हूँ। अगर मैं क्रांतिकारी या बागी होता तब क्या करते वे। फिर भी उस लड़के के लिए यह दुनिया कोई बहुत ज्यादा बदली नहीं है जो स्कूल की सारी किताबों के पहले पन्ने पर अपनी तस्वीर छपी देखना चाहता था। इस कविता का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है गीत चतुर्वेदी ने। दरअसल हम आज जिस ईरान को जानते हैं उसकी तस्वीर अमेरिका ने खींची है। पूरी दुनिया में उसे एक ऐसे देश के रूप में पेश किया गया है जहां इस्लामिक कट्टरवाद है, महिलाएं आज़ाद नहीं हैं और बहुत कुछ ऐसी धारणा जो आमतौर पर इस्लामिक मुल्कों के बारे में बना दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हम जिस आर्य संस्कृति की बात करते आए हैं उसकी जड़ें ईरान में हैं। ये भी कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले फारस से आए। वही फारस जो आज ईरान है और जिसकी सभ्यता ईसा से 600 साल पुरानी बताई जाती है। जहाँ की कला और संस्कृति के नायाब नमूने आप भारत समेत पूरी दुनिया में देख सकते हैं। ईरान की संस्कृति, या कहें कि पहले के फारस की संस्कृति, दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, जो हजारों साल पहले के फारसी इतिहास और इस्लामी परंपराओं का मिला-जुला रूप है। यह कला, साहित्य, शानदार वास्तुकला और कालीन बुनाई के लिए मशहूर है। सामाजिक जीवन में आज भी ईरान में मेहमान नवाजी, परिवार और बुजुर्गों के सम्मान को खासी अहमियत दी जाती है। अगर ईरानी खान पान की बात करें तो इसमें चावल, कबाब, केसर, जड़ी बूटियां और मेवे, खासकर पिस्ता का इस्तेमाल होता है। ईरान का इतिहास सासानी साम्राज्य जैसे कई ऐतिहासिक साम्राज्यों और बाद में इस्लामी खलीफाओं के दौर से होकर गुजरता है। इस्लाम आने के बाद ईरान की संस्कृति में एक नया आयाम जुड़ा, जिसमें इस्लामी कला, सुलेख जिसे कैलीग्राफी भी कहते हैं, वास्तुकला और साहित्य का शानदार विकास हुआ। फारसी भाषा और साहित्य ने इसी दौर में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। ईरान की कला की खासियत उसकी बारीकी और सौंदर्य बोध है। फारसी कालीन, मिनिएचर पेंटिंग और भव्य मस्जिदों की वास्तुकला इसकी पहचान है। ईरानी कला में प्रकृति, ज्यामिति और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में ईरान का योगदान अत्यंत समृद्ध है। रूमी, हाफिज, फिरदौसी और उमर खयाम जैसे कवियों ने प्रेम, अध्यात्म और मानवीय संवेदनाओं को दुनिया भर में मशहूर किया। फिरदौसी की रचना शाहनामा न केवल ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है, बल्कि यह इतिहास, मिथक और संस्कृति का अनूठा संगम है।
अगर बात करें ईरान और भारत के सांस्कृतिक रिश्तों की, तो ये सबसे पुराने और बहुआयामी रहे हैं। मध्यकाल में जब भारत में मुगलों का शासन था, तब फारसी भाषा और संस्कृत का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ा और दोनों देशों के रिश्ते चरम पर पहुंचे। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा फारसी थी, जबकि प्रशासन, साहित्य और कला में इसका इस्तेमाल होता था। अकबर और शाहजहां के शासनकाल में फारसी कला और स्थापत्य का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ताजमहल हो या तमाम ऐतिहासिक इमारतें, इन सब में फारसी वास्तुकला की झलक मिलती है। बात अगर भारत के सूफी आंदोलन की करें, तो इस पर भी ईरानी प्रभाव बहुत गहरा है। सूफी संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया, जो भारतीय समाज की गंगा जमुनी तहजीब का आधार बना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने इस सांस्कृतिक समन्वय को और मजबूत किया। भाषाई स्तर पर भी ईरान और भारत के रिश्ते अहम रहे हैं। उर्दू भाषा पर फारसी का गहरा असर है। उसकी शब्दावली, लिपि और साहित्यिक शैली में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिंदी और उर्दू के अनेक शब्द फारसी मूल के हैं, जो आज भी आम बोलचाल का हिस्सा हैं। आधुनिक दौर में भी भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध कायम हैं। सिनेमा, साहित्य और कला के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद बना हुआ है। ईरानी सिनेमा, खासकर असगर फरहादी जैसे निर्देशकों के जरिए दुनिया भर में सराहा जा रहा है और भारतीय दर्शकों पर भी उसका गहरा असर देखने को मिलता है। जाहिर है, आज हम जिस ईरान को देखते हैं और उसकी जो छवि मन में बनाते हैं, वह वैसा नहीं है। बेहद विकसित, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक साहित्यिक रूप से समृद्ध ईरान में बदलाव की बयार भी है और प्रगतिशीलता भी। आज के वैश्वीकरण के दौर में इन ऐतिहासिक संबंधों को समझना और सहेजना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि हम उसके बारे में बनाई जा रही धारणाओं के राजनीतिक खेल से बचें और इस विरासत को बचाने और आपसी सद्भाव कायम रखने में अहम भूमिका निभा सकें। और अब एक नजर डाल लेते हैं कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर इस सेगमेंट हलचल में। पिछले दिनों मुंबई में पहली बार प्रताप सोमवंशी के लिखे नाटक लोई का मंचन किया गया। कबीर की जिंदगी को और उनकी प्रेम कथा को बेहद रोचक अंदाज में पेश करते हुए कबीर की प्रेमिका लोई जैसी साधारण महिला के असाधारण काम को सामने लाने की कोशिश की गई। आकाशदित्य लामा के निर्देशन में बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन ने इस नाटक को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया। कबीर के जीवन में लोई की भूमिका और कबीर को कबीर बनाने वाली लोई के चरित्र को गहराई से सामने लाने की कोशिश करने वाले इस नाटक में हर शो में दर्शकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। साहित्य अकादमी के वार्षिक आयोजन साहित्योत्सव के दौरान 23 भारतीय भाषाओं के लिए इस बार का साहित्य अकादमी सम्मान दिए गए। इस बार हिंदी में ममता कालिया के संस्मरणात्मक कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। हालांकि इसे लेकर साहित्य के तमाम खेमों में खासकर सोशल मीडिया पर विवाद भी देखने को मिला। साहित्योत्सव के दौरान साहित्य की तमाम विधाओं पर अलग अलग सत्रों में करीब एक हफ्ते तक कार्यक्रम चला। देश के अलग अलग हिस्सों और भाषाओं के साहित्यकारों ने इसमें हिस्सा लिया और अकादमी ने इसमें हर साल की तरह रविंद्र भवन परिसर में एक छोटा पुस्तक मेला भी लगाया। इसी दौरान अकादमी ने उड़िया साहित्यकार डॉक्टर प्रतिभा राय, सिंधी लेखक लक्ष्मी खिलाड़ी और उर्दू साहित्यकार अब्दुल समद को साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता भी दी। पिछले दिनों यानी 10 अप्रैल को प्रगतिशील लेखक संघ की 90वीं सालगिरह के मौके पर लखनऊ के बलराज साहनी सभागार में वर्तमान समय में लेखक और सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रीता चौधरी ने की और संचालन प्रलेस की महासचिव इरा श्रीवास्तव ने किया। वक्ता के तौर पर साझी दुनिया से प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, इप्टा से राकेश वेदा, जनवादी लेखक संघ से नलिन रंजन,
जन संस्कृति मंच से कौशल किशोर और प्रगतिशील लेखक संघ से शकील सिद्दीकी ने अपनी बात रखी। सभी संगठनों ने यह स्वीकारा कि साजिश के तौर पर विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं। ऐसे समय में हमें सिर्फ अपनी पीठ नहीं थपथपानी है, बल्कि खुद का मूल्यांकन और आलोचना भी करनी है। हमें खुद से प्रश्न करने हैं और अपनी राजनीति को खुलकर सामने लाने से परहेज नहीं करना है। और चलते चलते आपको सुनाते हैं ईरान के साहित्य में अपनी मजबूत दखल रखने वाली मशहूर साहित्यकार सिमिन बेहबहानी की एक कविता। दरअसल सिमिन बेहबहानी उस दौर में कविताएं लिखती रहीं जब ईरान में वतन परस्ती का साहित्य रचने का एक सिलसिला चल रहा था और वहाँ तरक्की पसंद शायरों और कवियों की एक बड़ी जमात सामने आई थी। उनके बेहतरीन कामों के लिए उनका नाम 2 बार 1999 और 2002 में नोबेल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। दुनिया भर के कई अहम सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। 20 जुलाई 1927 को जन्मी सिमिन ने मशहूर साहित्यकारों के ख़ानदान में बचपन गुजारा और जब महज 12 साल की थीं तभी से कविताएं लिखना शुरू कर दिया। 600 से ज़्यादा कविताएं लिखने वाली सिमिन ने 2014 में दुनिया को अलविदा कहा। गज़लें भी उन्होंने खूब लिखी। देश के हालात, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर मानवीय मूल्यों से जुड़ी बेहतरीन संवेदनशील कविताएं उन्होंने रची और 20वीं सदी में फ़ारसी साहित्य की कुछ महानतम कृतियों की रचना की। ईरानी लेखक संघ की अध्यक्ष रहीं। अब पेश है उनकी ही ये कविता। ऐ वतन, मैं तुम्हें फिर से तामीर करूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी ज़िंदगी की ईंटों से खंभे खड़ी करूंगी तेरी छत को सहारा देने, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी हड्डियों से फिर से सूंघना है तेरी जवानी से सींचे उन फूलों की सुगंध। मैं फिर से दूंगी तुम्हारी शरीर को खून अपनी आंसुओं से। एक बार फिर अंधेरा इस घर को छोड़ेगा और मैं अपनी कविताओं को आसमान के नीले रंग से रंग दूंगी। पुरानी हड्डियों को फिर से जीवन देने वाला अल्लाह अपनी रहमत से मुझे देगा अपने इम्तिहान की ज़मीन पर पहाड़ से ऊंची शान। पुराने ज़माने की हूँ माना मैंने, पर मौका आएगा तो सीखूंगी अपनी संतानों के साथ एक नया जीवन शुरू करूंगी। मैं मोहब्बत और वतन की हदीस इस जोश से पढ़ूंगी कि हर लफ्ज़ में जान सी आ जाए। इस दिल में एक लौ जलती है अभी भी, उस ऊष्मा को कम नहीं होने देती जो मैं अपने लोगों के लिए महसूस करती हूँ। ऐ वतन, तू मुझे फिर ताकत देगा बावजूद इसके कि मेरी कविताएं लहू में रच बस गई हैं। एक बार फिर मैं तुझे अपनी ज़िंदगी से तामीर करूँगी बावजूद इसके कि ये मेरी क्षमता से परे हो। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।